सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ हैं जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। आज की हम लोग पहली खबर की तरफ चलते हैं। अभी नून लीग की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद एक सोशल मीडिया के जो पीटीआई के जो एक्टिविटी थी और सोशल मीडिया पे उस पर काफ़ी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। असल इसके बारे में थोड़ी सी हमें और डिटेल दें। ये आज से कुछ दिन पहले ख्वाजा साद रफ़ीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने पीटीआई के हवाले से, ज़ाहिर इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आज बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि जो पीटीआई की 15 साल की मेहनत थी सोशल मीडिया के ऊपर, जो उन्होंने अपनी टीम बनाई और जिस तरह उन्होंने उनको एक्टिव रखा, जिन्होंने जिस तरह वो करते थे हमने भी देखा, तो कहते हैं हम पीछे रह गए थे इस काम में। अलबत्ता उसके बाद ये कहते हैं कि ये इलेक्शन से आपने ये नहीं समझना ये साइबर स्पेस का इलेक्शन है, साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं, और ये इलेक्शन ऑन ग्राउंड होगा। जो उस वक्त दिन पे जो चीज़ें होंगी वो मैटर करेंगी, जो बाकी जो सोशल मीडिया स्पेस पे बातें होंगी उनके ऊपर हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वो कह रहे हैं। उसके साथ साथ ही ये बात भी बतानी चाहिए कि नून लीग ने जब से वो पीडीएम और पीडीएम के बाद से उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने काफ़ी लोग रखे हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी होगी बात कि अगर तो आप अपनी टीम बढ़ा रहे हैं और उसको बेहतर कर रहे हैं और साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो ऑन ग्राउंड होगा, तो ये बात तो मेरे ख्याल में हमने पाकिस्तानी इलेक्शन छोड़ दें, हमने अमेरिका के इलेक्शन आप देख लें, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो उस हवाले से आप देख लें कि सोशल मीडिया की क्या पावर थी कि उन्होंने किस किस्म का बंदा था उसको कहाँ से कहाँ बना दिया, और वो आपको रियलिटी पता चल जाती है कि आपकी असल में ऑन ग्राउंड। आयरॉनिक बात यह है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो शायद वहाँ ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं, तो इसके ऊपर करते हैं और फिर आगे मेरे ख्याल में हम सोशल मीडिया पे ही पहुंच जाएंगे। बात ये है कि मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि ऑन ग्राउंड जो है इलेक्शन ये वही होगा, उसकी आप निशानियाँ देख रहे होंगे। लोग सियासतें छोड़ रहे हैं पार्टी नहीं छोड़े, सियासत से ही तौबा कर रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड तो हो रहा है। दूसरी चीज़ जहाँ तक सोशल मीडिया की है ना, मेरा ये ख्याल है, आपको पता है पाकिस्तान में ना जिससे आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, और वो कैसे है एक्सपर्ट? क्योंकि पाकिस्तान में ना रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है कि ये कोई भी वायरल क्लिप होता है, कोई भी किसी की कैंपेन अच्छी होती है, किसी का शो अच्छा जा रहा है, ये कहते हैं कि अच्छा इसने इस दिन इस बारे में बात की, हाँ, इसने इस तरह किया, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके पता लग गया कि जी ये होता है, तो ये तो कोई भी कर सकता है। ट्रू, सोशल मीडिया इज सच अ न्यू सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो कॉन्सेप्ट। अभी इस पे कोई एक्सपर्ट बन नहीं सकता। Not even taught in the, अब जाके ये मार्केटिंग, ये हमारा कौमी खेल है कि किसी भी चीज में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और इसके अंदर एक्सपर्ट्स भी नहीं है, 3-4 शोबे हैं। एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन जाए आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाएं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं, but that's the reality, जो तीनों एक ही चीज हैं उसको नाम अलग। बिल्कुल बिल्कुल, बट ये हुआ है ना कि आप सोशल मीडिया के आने की वजह से अब हर इंसान रिपोर्टर बन गया है, अब हर इंसान एक एक्टिविस्ट बन गया है। अब आप ये देखें जो गाज़न वॉर हो रही है उस पर देखें आप कितने लोगों ने आवाज़ उठाई है। Everyone has become an activist and contributed some way. और रिपोर्टरों को बिल्कुल नहीं पसंद होता है कोई उनको कहे कि मैं अभी रिपोर्टर सिर्फ एक होता है, वो कहते हैं जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, ये एक सेल्फ सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो अनॉइंटेड, अपने आप को एक रोल दिया हुआ लोगों ने, लेकिन इट्स स्टिल अ कंट्रीब्यूशन। आई थिंक जो इसमें फर्क है ना वो ये है कि भाई अब आपको पता लग गया कि पीटीआई क्या करती थी, तो आप कर ले। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा कि हमने इतने लोग रखे हैं, अब तो वही बात जो पीटीआई का करते थे वो अब जॉब ढूंढ रहे होंगे, आप उनको रख लें, वही है वही तो है। देखिए अब आपके पास सारे वो रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, ये नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया कुछ नहीं कर सकता, आपको शक्लें भी बदलने की जरूरत है। वो जो एक पीटीआई की टीम थी वो रिलेटिवली न्यू थी, उनको सोशल मीडिया पे बेचना आसान था। ये जो हैं ये 4-4 दफ़ा पहले आ चुके हुए हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बेहतर थे, वो तो उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है, हमने उनके 3.5 साल गुजारे हैं, कुछ नहीं हुआ, उनका जो कुछ भी नारे थे एक भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन ये उनको बेचना आसान था, इनको बेचना बहुत मुश्किल है। एक और चीज़ इनको समझ नहीं आती, वो ये कि आज जो बच्चा 18 साल का हुआ है ना, उसने कभी जीटी रोड पे सफ़र ही नहीं किया,
उसको नहीं पता मोटरवे कोई खास चीज है, क्योंकि वो तो पैदा ही मोटरवे पे जीटी रोड पे सफर भी नहीं किया और सफर भी नहीं किया। इसी तरह आज जो बच्चा 18 साल का हुआ है ना, उसके लिए ये जो पुराने फेसेस है ना, वो इनको आइडेंटिफाई करता है पनामा। ठीक है, उसको नहीं पता कि इससे पहले भी कुछ था। ट्रू, बट आप सोशल मीडिया की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिस को बहुत अंडर एस्टिमेट। अगर ट्रम्प जैसे इंसान की अगर इमेज बदल सकता है एंड एक ब्रेन वॉशिंग हो सकती है कलेक्टिवली मैसेस की, तो मेरा ख्याल ट्रम्प तो मेरे ख्याल में ट्रम्प तो वो आवाज थी जो अमेरिका की जो अक्सरियत, जो उनकी मेजॉरिटी है, वो उनकी आवाज थी जिसको सोशल मीडिया ने थोड़ा एम्पलीफाई कर दिया। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। उसमें एक और चीज़ इजाफा कर दूं कि ये जिस वजह से ये नून लीग से नहीं हो पाएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको यूज़ करना और उसको टारगेट करना, वो एक मेंटालिटी भी होती है। अब पीटीआई की मेंटालिटी क्योंकि वो बिल्कुल रॉ थी, उसके अंदर कुछ शक्ल नहीं थी, कुछ शेप नहीं थी, उन्होंने उसको मोल्ड ही किया सोशल मीडिया के ज़रिए से। यहाँ अभी तक वही है, अखबार में इश्तिहार वो बड़े बड़े, जो कि अच्छी बात है, टेलीविज़न पे आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, वो यहाँ पे तवज्जो देने के लिए आपको पीछे एक माइंड चाहिए जो जिसका हो यार कि फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट, उसके बाद बाकियों को देख लेंगे। वो इधर जब तक चेंज नहीं आएगा, जितने भी लोग रख लें फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। सो ट्रम्प पे एग्जैक्टली यही चीज आती है जो, और ये नहीं कर सकते। ट्रम्प कहता था मैं दीवार खड़ी कर दूंगा मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान। अब ये बातें कोई सोच भी नहीं सकता था करने की। अच्छा, उसने सोशल मीडिया की वजह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदला, सोशल मीडिया ने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को एम्पलीफाई किया और वो लोगों के दिलों में घर कर गया, क्योंकि लोग तो आपको पता है वो जड़ से ही होते हैं कि बट ठीक है बच जाओ। ट्रम्प के पे तो नहीं जाए, बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ, नहीं, मैं आपको इधर ही आ रहा हूँ। सो मसला क्या है कि आपकी ये जो पुरानी लॉट है ऑफ सियासतदान, ये चाहे इनकी पॉजिटिव बात ही क्यों ना हो कि जी मियाँ साहब रवादारी की बात करते हैं, जरदारी साहब को जब मौका मिलेगा वो कहेंगे मियाँ साहब को साथ लेके चलना है। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये नहीं चलता, सोशल मीडिया पे चलता है मैं तुझे टांग दूंगा। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करोगे आप सोशल मीडिया से पॉपुलैरिटी नहीं लेके आ सकते। अच्छा, और सोशल मीडिया की हद तक भी लोगों की जरा कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं कि सोशल मीडिया जो है वो आवाज़ है एक आम बंदे की, वो ये करने का जरिया है, ये वो नहीं। सोशल मीडिया जो है वो एक इकोनॉमिकल चीज़ है जिससे आप पैसे बनाने का जरिया होता है। और ये भी आप भूल जाएं कि वो जो पीछे बड़े बैठे हुए हैं मेटा वाले और बाकी जो ट्विटर को इलॉन मस्क साहब ओन करते हैं, उनका मकसद है पैसा कमाना। और ये भी देख लें उन्होंने कैसा, उनकी स्ट्रेटजी कितनी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा जी पहले आप एक ऐसी चीज़ दो जिसपे दुनिया के सारे लोग जो है, ज़्यादातर लोग जो हैं उससे अट्रैक्ट हो जाएं, उस पर आ जाएं। तब तक उन्होंने कोई इस किस्म की एड्स और मोनेटाइजेशन वाली चीज़ नहीं की। जब उनके पास ढेर सारे लोग आ जाए, उन्होंने कहा जी होना सी तेनों दसते हैं, यूट्यूब के ऊपर एड्स लगाना शुरू कर दिए। लेकिन आपको भी कहा फिर आप भी उससे पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक मोनेटाइज हो गया, चलें यहाँ नहीं हुआ लेकिन यहाँ भी हो जाएगा किसी दिन। उसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी आप कर सकते हैं। सो बेसिक बात ये है कि एंड ऑफ द डे हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग जो है वो हमारी वॉइस जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। आपने उसमें खुद मेहनत करनी है। आप सिर्फ इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले लें। जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था तो उसके ऊपर 100% आपकी थी जो रेट ऑफ रीच था कि वो लोगों को पहुंचता था, वो ऐसा करते करते मेरे ख्याल में 10-12% भी नहीं है, 14% है। वो किस लिए किया है? ताकि जब 14 से अगर आपने 80 तक जाना है तो डॉलर खर्चे नहीं। और बड़ी मजे की बात यह है, सोशल मीडिया पे आप जो भी देखते हैं, इट इज़ एन एड फॉर समथिंग, इट इज़ एन attempt to brainwash you, it is an attempt to somehow influence you in some manner, either to buy something or to think a certain way. So social media, that's why I think limit करना चाहिए लोगों को usage. It's very very harmful. लेकिन बात वही है ना कि अब अगर आपका रोजगार ही उससे मुंसलिक हो गया है, जिस तरह कम से कम मेरा तो हो गया, I think अगली जनरेशन के तो लाइक I think 90% लोगों को यही रोजगार होगा। तो और लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ ना कि मैं तो अब अपने से छोटों से मशवरा करता हूँ और अपने से बड़ों से नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने से छोटों का वर्क एथिक बहुत पसंद है, क्योंकि वो तो नहीं पसंद, वो तो टाइम पे ही नहीं पहुंच सकते किसी जगह पे, उनका इतना बड़ा मसला है। बहरहाल एक चीज मुझे उनकी अच्छी लगती है कि दे डोंट बिलीव इन स्लेवरी, इन कॉर्पोरेट स्लेवरी, दैट दे थिंक कि भाई माय मेंटल हेल्थ मैटर्स मोर। अगर मैं सुबह काम नहीं कर सकता, मैं सुबह 9 बजे नहीं पहुंचूंगा। लेकिन फिर आप जॉब लो ही ना, क्योंकि अगर आपने जॉब लेनी है, लेकिन अगर आपका दुनिया का पूरा सिस्टम ही ऐसा, अगर आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है, जब चेंज होएगा तब उनको देखें। जब चेंज हो जाएगा तब कर लें। अभी तो मसला ये है कि मैंने जब किसी को जॉब देनी है तो उसकी एक सर्टेन जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो पूरी नहीं कर रहा कि मेरे मेंटल हेल्थ इशू है, भाई तू घर बैठ, मुझे क्यों, मेरे से तनख्वाह क्यों ले रहा है। अच्छा, सो मसला क्या था, अब जिस तरह फेसबुक की आपने मोनेटाइजेशन की बात की ना, मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हो रहा था। फिर
मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर लोग हैं जो बाहर से आपका पेज मोनेटाइज करवा देते हैं। वो अच्छा, जो मुझे डील इनिशियली मिली उसमें था कि जी 25 और whatever% फॉर लाइफ टाइम। अच्छा, मैं उस पे ना हमारे एंटीने खड़े हो जाते हैं कि यार आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 3 साल का कर लो, 5 साल का। लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम तो कोई चीज़ भी नहीं होती। अच्छा, मैंने बड़ा उस डील को रेजिस्ट किया। मैं अपनी एज वालों से मशवरा करता था, वो कहते ये तो अजीब सी है। अपने से बड़ों से कहते थे ये तो अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने जो अपने छोटों से किया ना, उन्होंने कहा अली भाई फौरन करें। मैंने कहा जी क्या मतलब? अली भाई पता नहीं कितने दिन फेसबुक है, जितने दिन है पैसे कमाए और निकले, उसके बाद 3 साल बाद पता नहीं है। अच्छा, ये एप्लीकेशन भी है। बड़ी बात की कि जैसे अब व्हाट्सएप है, अब हमें तो लगता है व्हाट्सएप से वैसे भी बेहतर कोई चीज़ नहीं। अगेन ओन्ड बाय मेटा, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले जो हैं व्हाट्सएप से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने किसी को कुछ शेयरिंग अगेन उसको लोग समझते हैं एज ए चैटिंग प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आप देखें, मैं जो यंगर लॉट है, मेरे भी वास्ता पड़ जाता है कभी कभार, वो व्हाट्सएप पे नहीं है, वो उनके अपने प्लेटफॉर्म्स है, अपनी ऐप जो आप जिक्र कर रहे हैं उनके, वो कहते हैं हम उस पर करते हैं। कहते व्हाट्सएप तो सबके पास है। जैसे एक ज़माने में होता था कि जब बुजुर्गान ने फेसबुक समझ लिया तो वो आपको आपके पेरेंट्स ऐड कर लेते थे, आपके चाचे ताए वगैरह, तो उससे आप कहते थे यार अब मैं क्या क्या हाइड करूँ, क्या क्या चेंज करूँ। तो ये वही वाला हिसाब है कि जवान जो लॉट है उनको हर वक्त कुछ नया चाहिए। हम तो अब देखें ना, आप और मैं अपनी एज के इस दौर में, इस एज पे हम सेट हो गए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं उस दिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे उन्होंने कहा सर स्नैपचैट पे एक चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीक्स। मैं कहा वो क्या होता है? वो एक नई चीज़ है जिसका मुझे नहीं पता था। और मैंने उनको कहा कि इस क्लास में सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर चलता है, वो बाकी सब कुछ इससे बाहर चलता है। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे ही मौका मिलता है कि मैं कुछ ना कुछ सीख लूँ, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे विद द टाइम्स। वरना तो, और इतनी नई नई लैंग्वेज ये बच्चे निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। अपेरेंटली कोई वर्ड है रिज, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, बट लाइक व्हाटएवर इज हैपनिंग। रिज तो मेरा एक दोस्त है और कोई नहीं है रिज। चलिए, ये बात तो अब तय है। हम शुरू में मतलब जिस तरह फेसबुक जी मोनेटाइज नहीं है, या इंस्टाग्राम, अब तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम अभी तक मोनेटाइज यहाँ पे नहीं है। इनडायरेक्टली आप पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल। सो आपने ये नहीं देखना कि क्या चीज़ मोनेटाइज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो उस पे से पैसे आ जाएंगे, वन वे और दी अदर पैसे आ जाएंगे। अगेन हम एक मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, यकीन करें नहीं पता होता ये कहाँ चलेगा। पहले यूट्यूब पे डालते हैं, अच्छा रिस्पांस आ जाए, ज़बरदस्त, ना आए उसका एक टोटा फेसबुक पे जाता है, फिर वो टिकटॉक पे, जहाँ भी चल गया कोई ना कोई तरीका वो बना लेगा पैसे कमाने का। ये था अली का एक बहुत ही इंसाइटफुल जो है टोटका टू हाउ टू मेक इट ऑन सोशल मीडिया। आई थिंक नून लीग शुड हायर यू। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे एंड विल बी बैक विद अ लॉट मोर टू डिस्कस। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम यहाँ पे बड़ी ही मज़े की गुफ्तगू कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट एंड द फैक्ट दैट हम तीनों बिल्कुल भी जो है अपडेटेड नहीं है कि सोशल मीडिया को कैसे हाउ टू। लेकिन अली ने ऑब्वियसली तो बड़े, अली के तो बहुत अली नोज ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। बिल्कुल, आप एक्सपर्ट भी हैं, हम जूनियर तजियाकार से हटा के सोशल मीडिया एक्सपर्ट टाइटल दे देते हैं आपको, जूनियर सोशल मीडिया एक्सपर्ट। सो बात फिर वही है कि यहाँ पे ना जो हम नून लीग से शुरू की थी और पीटीआई की सक्सेसफुल जो थी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर जो है सोशल मीडिया के अंदर, बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने मतलब बिलावल भुट्टो साहब ने वाहिद बंदे हैं, मतलब अगेन वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो अभी टेस्ट होना है, क्योंकि 4-5 दफ़ा वो लॉन्च हो चुके हैं, तो अब 6ठी दफ़ा वो लॉन्च हो सकते हैं कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि अच्छा जी बुजुर्गों को हटा दो, हम संभाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नून लीग तो ऐसी कोई बात नहीं करती। अगेन पीटीआई के पास भी कोई फिगर नहीं है। सो सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है, होगी, लेकिन अगर बेचने के लिए आगे बंदा ही कोई नहीं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, आप ये भी देखें एक और, चलिए तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली सोशल मीडिया की, कितनी एक मसला भी है ख़ास तौर पे जब आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप न्यूज़ की बात करना शुरू कर देते हैं, आप इंफॉर्मेशन वो वाली जिससे ज़ाहिर लोगों को फ़र्क पड़ता है।
अब फेक न्यूज़ का एक लफ्ज़ ईजाद हुआ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसको क्रेडिट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को भी जाता है। सो उससे हम इस बात पे ज़रूर आते हैं कि ये किसी और की गलती नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि आपने कुछ चीज़ सुन ली सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, जिस तरह वो कहते हैं यार मैं व्हाट्सएप पे पढ़ी है, तो वो मोमेंट गलती होगी। तो वो आपने पढ़ के अगर आप फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है बड़ी प्रोटेक्ट करके चीज़ रखनी होती है। किसी को बतानी है तो फिर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं उस चीज़ की। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे अगर आप उठा ही रहे हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन की, जी एक फैशन मैगजीन है जो न्यूज़ भी कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। वो फैशन न्यूज़ कर सकता है, बट हार्डकोर अगर आपकी पॉलिटिकल न्यूज़ है, करंट अफेयर्स हैं, या ये जैसे आपने जिक्र किया जो फ़लस्तीन गाज़ा वाला मसला, उसके ऊपर अगर आप वहाँ से ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अपनी सोर्सिंग बेहतर करें। आप कहीं से अगर न्यूज़ ले रहे हैं, उसकी अगर सोर्स आपकी ऑथेंटिक होगी, जो जिनके पास पीछे 50, 60, 70 साल का एक्सपीरियंस है, वो बात आप आगे रिले करें, उसका कोई मसला नहीं है। आई थिंक सोर्स हर बंदा नहीं कर सकता। आप यू नॉट, आपकी कोई एथिक्स नहीं है, यू नॉट अ रिपोर्टर, यू नॉट अ जर्नलिस्ट। बट आई डू थिंक कि जो लोग देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं न्यूज़, या जो एवरीवन हु इज़ ऑन सोशल मीडिया, उनको ये एक डिजिटल लिटरेसी सॉर्ट ऑफ एक की तरफ हमें लेके जाना चाहिए कि थोड़ा सा आप क्वेश्चन करें कि आप जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आपको मिले उसको मान ना लें कि यही सच है। आसान तरीन तरीका, 10 हमारी जो अगली जनरेशन है वो ऐसी है, आसान तरीन तरीका, जो भी आपको चीज मसूल हुई है एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके उसकी हेडिंग को गूगल पे लिखें, नीचे सोर्सेज 2, 3, 4 से ज्यादा है तो ठीक होगी, अगर कम है वो एक अकेला है तो फिर उसको डाउट करें। अच्छा, पिछली जो मेरी बात थी उसको सपोर्ट करने के लिए एक और आर्ग्यूमेंट, इस वक्त जो हमारे जयद किस्म के एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया वाले, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी काम करते हैं, वो ज्यादातर तो जहांगीर तरीन की फाइंड है। तो जहांगीर तरीन खुद क्यों नहीं आलमी लेवल के लीडर बन सके? सोशल मीडिया जो है ना वो किसी हद तक तो कर सकता है, लेकिन उसको आपको भी कुछ मटेरियल देना है। आप कुछ दोगे तो वो उसको एम्पलीफाई करेगा। बिल्कुल, आई डोंट थिंक सो अली। आई थिंक सोशल मीडिया ही मटेरियल बना सकता है। It's an image, it's a concept, right? एक इंसान का ओपिनियन अबाउट अनदर। बिल्कुल, तो वो सोशल मीडिया ही तो है जो आपका ओपिनियन चेंज कर सकता है अबाउट एन इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक है, मेरा उसने एक इमेज, एक पर्सोना बना दिया, बट नाउ आई हैव टू कॉन्स्टेंटली गिव द पर्सन और द टीम हैंडलिंग माई सोशल मीडिया कॉन्स्टेंट इनपुट कि अच्छा अब इस चीज के बारे में मेरा ये ख्याल है, अच्छा अब इस चीज के बारे में। जिस दिन मेरी इनपुट आनी खत्म हो जाएगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड देन वो जो इनपुट है वो एक बड़ी मखसूस किस्म की जारहाना होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि असद भी बहुत अच्छे हैं, रमला भी बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है, सब ने इकट्ठे मिलकर चलना है, दुनिया की कोई सोशल मीडिया टीम इसको कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, सो आप कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास करना बहुत जरूरी है, और आपको जो है ना किसी के अगेंस्ट जाना है। लीग विल बी प्रीटी गुड एट दिस, नो? नहीं, वो सारे बुजुर्ग सियासतदान जो है ना वो सारे हो गए हैं कि सब मिलके जमहूरियत। इनमें से किसी से आप पूछें कि आपका अगले इलेक्शंस के लिए क्या है लाए अमल, कोई ना कॉन्क्रीट बात नहीं करता। अगेन वो जो इंसाफ का नारा लगाते थे वो हमें पता है उनके 2-3.5 सालों में FIR ही कोई नहीं थी कटती, लेकिन बात ये है कि एक कॉन्क्रीट चीज थी कि जी इंसाफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब पीपल्स पार्टी अपने रोटी कपड़े मकान तक के नारे से हट गई हुई है। अब इन सबसे पूछो ना कि जी क्या करेंगे आप जीत के, बस जी जमहूरियत आएगी। वो क्या है जमहूरियत? आप कह रहे हैं कि बेसिकली हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस चीज को इस्तेमाल करना है, उनको कोई कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा एक्साइटिंग, थोड़ा नया नारा बनाना पड़ेगा और उसको जिसको ये चीज चला सकती है। कोई हार्ड स्टांस लाना पड़ेगा, कंट्रोवर्शियल हो ना हो, बड़ी ही पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट जो है ना कि जी जमहूरियत जेनेरिक, हाँ वो एब्स्ट्रैक्ट है भी, क्या होगा जमहूरियत से? मतलब सऊदी अरब में तो नहीं है जमहूरियत, बड़ा सही जा रहा है कि उस तरह से आप ठीक कह रहे हैं। हमने शुरू में डोनाल्ड ट्रंप की बात की थी, उसने एक दीवार के पीछे अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई थी, क्योंकि उसमें और लोग बात भूल जाते हैं। ये तो खैर पुराना असूल है कि कोई भी आपके बारे में बात हो रही है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर तो बात हो रही है तो आप ठीक कर रहे हैं। यस, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो था ना, मैंने सोशल मीडिया का, बिसाइड्स दिस वॉर दैट्स हैपनिंग, वो कोरोना के दौरान सोशल मीडिया की जो पावर थी, एंड आई थिंक उससे मुझे खौफ आता है कि वो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन, लोग वैसे इतने परेशान थे, और जो बंदा अपना कुछ भी खोल ले तो रोज स्टैट्स, रोज ग्राफ, WHO, डॉक्टर,
मास्क, तो बताओ 2020 में ना मेरा बुरा तरीन सालों में से एक था फाइनेंशियली। मेरे पे उधार चढ़ गए थे, काम खत्म हो गया था कोरोना की वजह से 2020। लेकिन उसके बाद जो मुझे फ़ायदा हुआ है कोरोना का, जितना मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि अगेन वो सोशल मीडिया, लोग घर पे थे, सब सिर्फ कंटेंट कंज्यूम हो रहा था। सब्सक्राइबर बेस बहुत बढ़ गई थी। सब्सक्राइबर बेस बढ़ी, पता लगा करना क्या है। हम भी वेले थे, घर बैठे हुए थे, सिर्फ ये सोचते रहे कि अपने कमरे में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। एवेन्यूज बनाए, शोज बनाए, सारा कुछ किया। मेरा तो ये ख्याल है कि आज अगर हम इस सोफे में बैठे हुए हैं, उसमें उसका भी किरदार है उस पीरियड का। मतलब नहीं, और ये बात सच है। देयर वाज अ कोरोना, प्री कोरोना टाइम एंड देयर इज अ पोस्ट कोरोना टाइम, एंड आई थिंक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। पोस्ट कोरोना का एक और खबर जो कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने अभी हज का भी शुरू हो रहा है सारा। आई थिंक स्टेट बैंक ने भी अपनी टाइम्स बढ़ा दी हैं, सारा कुछ कर रही हैं, वो होता है हर साल। लेकिन कोविड की जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो तकरीबन पूरी लिफ्ट कर दी गई हैं पाकिस्तान के हवाले से, और दीगर और ममालिक भी जो हैं वो अब इस चीज़ से, सिंड्रोम से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उससे अब बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड क्या है, तो उसमें काफ़ी मनफी चीज़ें भी हैं। उसमें सबसे बड़ी मनफी चीज़ तो इकोनॉमी है। दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो मुतासर हुई। अभी तक कुछ मुल्क जो है वो वापस नहीं आ सके, कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बहाना बनाए बैठे कह रहे हैं कभी हमारी इकोनॉमी वापस नहीं आएगी। लेकिन अब ये बात तो सच है कि अगर आप इस दुनिया में 2 साल या 1.5 साल के लिए अगर आप इस ऐसी चीज़ की वजह से कुछ भी रुक जाए तो ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। ख़त्म से मेरा मुराद है कि बैठ सकती है, जो कि हमारे सिस्टम बैठ, जो हमारे सामने हुआ। लेकिन इसके साथ साथ कोविड की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। उसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जो मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस किया है इस सारे इतनी जल्दी कभी वैक्सीन जो है वो बना नहीं सका इस दुनिया में कोई, और उससे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह एक्सपोज हुई कि जी जो आपकी रेड टेपिज्म है दवाइयाँ बनाने में बिग फार्मा की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, उसको आप बाईपास करके एक सेफ प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं। वो अलग बात है कि जो लोग वैक्सीन के हक़ में नहीं है और उन्हें वैक्सीन तो उन्होंने दे दी, वो आपकी मर्जी, आपने लगवानी नहीं लगवाई। उसके बाद टेक में, और सिर्फ टेक में अगर आप सिर्फ चाइना की तरफ देख लें कि जो उन्होंने फेशियल रिकग्निशन के अंदर जितना काम किया है, जिससे आप अगले का सिर्फ फेस रिकग्नाइज नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर असेस कर सकते हैं, बुखार है नहीं। और लास्टली I think that was the need of the hour. अगेन तो बन की ना, वो नीड ऑफ द आवर में चीजें बनती है। बिल गेट्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जी एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक जो है बस आया खड़ा और वो आ गया। लेकिन आप देखें उससे ये हुआ कि 2 चीज़ें, एक तो दुनिया यूनाइट कर सकती है एक ही चीज़ के, एक ही कॉज के पीछे, इसमें तो मुश्तरका थे सारे। और सेकेंडली खुदा न खास्ता अगर फिर से कोई ऐसी चीज़ होती है तो ये नहीं है कि आप ज़ीरो से चल रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है जिसकी बेसिस पे आप शायद इससे और जल्दी और बेहतर तरह से इसे निपट सकते हैं। बिल्कुल, हम इससे उसके असरात से बाहर तो नहीं निकले। मतलब एक आप जो अब देखते हैं कि फ़्लाइट्स बड़ी महंगी हैं, उसकी एक वजह तो जाहिर है ये है कि पेट्रोल महंगा हो गया है या डॉलर महंगा हो गया है, और लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक सारी फ़्लाइट्स रिज्यूम ही नहीं हुई। हाँ। क्योंकि वो ट्रैवलिंग कल्चर ही हिल गया है। एक तो लोग उस तरह से, जिस तरह से इकॉनमी तमाम मुल्कों की असरअंदाज हुई है, उस तरह से ट्रैवल कर नहीं रहे। दूसरा, पहले जिस तरह होता था कि जी फलानी कॉन्फ्रेंस आ जाएं, फलाने चीज़ है आ जाएं, अब वो कहते हैं हम आपको जूम पे ले लेंगे। सो वो एक बड़ा नहीं, is it because people still think कि कोविड का कोई ना कोई वेरिएंट चल रहा है? नहीं, कल्चर बदल गया ना, रिलैक्स हो गए कि अब क्या जरूरत है किसी को इतना सफर करवाने की, आप उसको जूम पे ले लो। दफ्तरों को रियलाइज हो गया कि हमने इतने बड़े बड़े ऑफिस खोले। आपकी जो बात है उससे मैं थोड़ा सा ग्रीन, अभी तक हैं कोविड नर्ड्स जिनका नाम पड़ गया कोविड नर्ड्स, जो ग्लव्स भी पहन लिए, 3 मास्क, घर में टेंशन डाली हुई है, टाकियां मार रहे हैं सब, अभी भी हैं, अभी बहुत हैं। और वो आपको बचाने में कोई मसला नहीं है। जिस बंदे ने बाहर अगर आप जाएं कहीं भी जाके देखें उसने अभी तक मास्क पहना हुआ है ना, वो कोविड नर्ड है, उसको अभी तक टेंशन। अच्छा, लेकिन ये बात तो आई मीन कुछ हद तक सच है। WHO ने कहा मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दूसरा फ्लू आया था और उसके फिर हमने वैक्सीन ली थी, बनाई थी, और उसके बाद अभी भी फ्लू का कोई ना कोई वर्जन, हर साल नया वेरिएंट आता है। इसी तरह कोविड का भी। बात ये है कि जो लोग इस तरह के थे ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा ओवर प्रिकॉशंस ली, वो अब एकदम से सब कुछ ना उतारें, आहिस्ता आहिस्ता करके उतारें। उसकी वजह है कि ये रमला कैसे बीमार हुई हैं जो बार बार खांस रही हैं जहाज पे। अभी इस बारे में बात नहीं, अगेन सो मसला वही है कि आप जब एक्सपोज होते हैं ना, अब जब ज्यादा क्राउडेड जगह पे, तो आप
ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इतना प्रोटेक्टेड रखा है कि अब आपकी इम्यूनिटी नीचे चली ये बात सच है कि मोस्ट पीपल हु हैव बीन ट्रैवलिंग वो अपनी डेस्टिनेशन पर जैसे ही पहुंचते हैं, रिसेंटली दैट इन माय सर्कल मैंने जो थोड़ी अपनी तरफ से सर्वे किया है वो यही है कि लोग बीमार हो रहे हैं और ये बड़ी अजीब किस्म की फ्लू है, इसमें बॉडी एक्स भी हैं, इसमें दूसरा एक बहुत अहम पहलू यही फ्लू होता रहा सर 100 साल से। लेकिन अली आप ट्रैवल करें, माय रिकमेंडेशन है कि अभी कोई भी ट्रैवल करे तो प्लीज वेयर अ मास्क बिकॉज दिस इज अ वेरी मतलब 3 दिन मुझे बुखार है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। बहुत अहम पहलू है वो ये है कि आपने मास्क पहन लिया तो ये हुस्न का क्या होगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी एक और चीज जो है ना, टेक अ ब्रेक हियर गाइस, सो अभी इसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ लाइक दैट, विल बी राइट बैक विद अ लॉट मोर टू डिस्कस, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे थे कि अली आफ्ताब सईद जो भी रिसेंटली ट्रैवल करने जा रहे हैं तो क्या वो मास्क पहने या ना पहने, उनकी खूबसूरती अफेक्ट होएगी। तो अली आई थिंक जनरल कंसेंसस यही है कि आप मास्क प्लीज पहन लें, नजर ना लग जाए। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट बात ये है कि नजर ना लगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि हमने ही आपको कहा था मास्क पहने आप बचत हो जाएगी, उससे कोई बचत नहीं हो सकती। जौन से मास्क आप पहन रहे हैं वो 3M वाले हो जाएं या वो दूसरे वाले हो जाएं, कोई से भी हो जाए, मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं, WHO कह रही है, तो मास्क क्यों पहन रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ आती। देखें एक और चीज़ आपको याद होगी कि हम डिस्कस करते होते थे पीक कोविड टाइम में कि जब ये ख़त्म भी हो जाएगा ना तो ये मास्क वाला कल्चर बड़ा अच्छा है, ये हम कंटिन्यू करेंगे कि क्राउडेड जगह पे लोग पहचानते नहीं है। अच्छा ख्वातीन कहती थी कि यार मेकअप किए बगैर निकल जाओ, कोई देख नहीं रहा, इंट्रोवर्ट्स की मौजें थी। लेकिन मैंने देखा है कि बाकी दुनिया में शायद ये चलता हो, हम पाकिस्तानियों की जैसी शिकारी नजरें है ना भाई, वो 4 मास्क के अंदर से ऐसे आती हैं जफ्फी डालने के। अच्छा चलिए आगे अगली खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को ये रिकमेंड किया है कि जी अंडर एज ड्राइवर्स के लिए कुछ थोड़ा सा मतलब वो ये बड़ी देर से चल रहा है कि ये जो ये जाहिर किस्सा तो वो है ना फेज 7 वाला जो है, उसमें भी अपडेट ये थी कि अभी तक वो तो है जेल में ही है, लेकिन उसके दोस्त अभी तक फरार हैं, तो उसकी ये अपडेट है। बहरहाल इसमें जी लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से उन्होंने कहा ये है कि जो इन्होंने तब्दीली लाए थे कि जी हम अब FIR कटा करेंगे, तो कह ये रहे हैं कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे इनका जो FIR का रिकॉर्ड है वो बाद में एक्सपंज कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका जो अगर बन गया है किसी अंडर एज का, वो ख़त्म करने का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। सो अब वो मैकेनिज्म क्या होगा उसके ऊपर मशावरत कर रहे हैं कि जी किस तरह किया जाएगा। वो देखिए ना, हमने इधर बात की थी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का तो मतलब है कि आप बहुत चीज़ों से हैंडीकैप हो जाते हैं, आपके वीज़ाज़ के अंदर इशू है, आपने बाहर तालीम लेनी है, आप अपने मुल्क के अंदर भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो हर वक्त आपको टेंशन ही रहती है, फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होता है फॉर श्योर। तो वो बात ठीक है जी। एक गलती की मैं तो जब शुरू में हुआ था बिल्कुल रोकथाम करनी चाहिए और उससे लोगों को एक प्रिवेंटिव डिटरेंट के तौर पे इस वाक़े को यूज़ करके डिस्करेज करना चाहिए। FIR कटी हैं, अंडर एज लोगों पे भी कटी हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में जब वो रिहेबिलिटेट हो जाते हैं, गाड़ी नहीं चलाते अंडर एज होते हुए, तो उसको फिर मैकेनिज्म बनाए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ख़त्म किया जाए। मेरा इसमें ख्याल ये है कि चले ठीक है, पाकिस्तान में सब लोगों का यही ख्याल होता है अभी तक कि चला ले बच्चा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। अब जो पकड़े गए हैं और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गए हैं, अगर उनको एक्सपंज करना है तो कर दें कि जी पता नहीं था कि ये होगा, लेकिन फिर ये अनाउंस भी कर दें कि आज के बाद जो पकड़ा जाएगा उसका बनेगा और उसको एक्सपंज करने का भी कोई तरीका नहीं। वरना तो फिर डेटरेंस आप लाएंगे कैसे? कभी भी अगर हमेशा ये पता होगा कि यार ठीक है कल को भी अगर दोबारा भी करेगा और पकड़ा जाएगा तो भी एक्सपंज हो जाएगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इसका जो भी कानून है ना बाकी ममालिक में भी चेक कर लें कि क्या अमेरिका में जब पकड़ा जाता है तो उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है नहीं बनता, अगर बनता है तो एक्सपंज होता है नहीं होता। मेरा ये ख्याल है 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, हमें पता है तरक्की याफ्ता मुल्क क्या करके तरक्की याफ्ता हुए हैं। बिल्कुल वो जो करते हैं उसको अप्लाई, उसको फॉलो कर लिया जाए। ये जब पाकिस्तानी खुद सोचते हैं ना, मैं घबरा जाता हूँ। ये सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये हमारी आदतों से बरक्स होगा कि अगर हम वहां से देख लें कि वो क्या करते हैं, हम हमारी कोशिश ये होगी कि कोई नई कानून साजी हो इस चीज के ऊपर।
तो मैं पाकिस्तानियों को यही कहना चाहता हूँ, मेरा पैगाम एक होता है कि आपने ना सोचना नहीं है, आप इस काम के लिए बने ही नहीं, आप फॉलो करें। अली, आई डिसएग्री विद यू होल हार्टेडली लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने लोकल पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रख के आपने पॉलिसी मेजर्स करने होते हैं अडॉप्ट। आप हर चीज़ नहीं छापा मार के आप इस मुल्क में लेकर आ सकते। बट आई अग्री विद द फैक्ट कि पेरेंट्स आर मोर अकाउंटेबल फॉर अंडर एज ड्राइवर्स दैन द चाइल्ड हिमसेल्फ बिकॉज देखिए कंट्रोल गाड़ी का और औलाद का गार्डियन के पास है, सो द गार्डियन इज ऑटोमेटिकली आंसरेबल। परमिशन तो बाप नहीं देनी है या माँ नहीं देनी है टू, वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि मौके पे जब पकड़ा गया है गाड़ी के साथ तो वो बच्चा है, माँ बाप नहीं है। नंबर 1 चीज तो वो माँ बाप को मतलब बाद में तो कुछ पिनलाइज कर सकते हैं, मौके पे तो बच्चे को पकड़ना है ना, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि वो जो मतलब वहां पे अगर कोई बेचारा फौत हो गया है, कोई जख्मी हो गया है, अब आप ग्रीविंग पार्टी को क्या कह के दिलासा दे सकते हो? यही कह सकते हो ना कि हमने उस बच्चे को जिसने ये किया है कम से कम उस पर केस बना दिए। आप ये कह रहे हो कि यार तुम्हारा तो चलो जो जाना था वो चला गया, वो बच्चे का फ्यूचर ना खराब हो जाए तो हम उस पर केस भी नहीं कर रहे। बिकॉज़ देखिए माइनर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कीप मतलब बी दैट इन्फॉर्म्ड के अपने मसला ये मैं आपको बात बताता हूँ। वैसे मैं आपको बात बताता हूँ, ये लोग जो गाड़ी चला रही है कुछ 6-7 साल के बच्चे तो हैं नहीं। ये जैसे इसकी उम्र 15-16 साल थी गालिबन, अभी वो भी पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि इसकी एग्जैक्ट एज क्या थी। इसके वो टेस्ट हो गए जो उन्होंने मुद्दा रखा हुआ था। अब आजकल के दौर में जैसे आप भी कहते हैं कि यंगर लॉर्ड जो है वो बहुत अवेयर है, उन्होंने चीज़ें बहुत देख ली हैं, सब कुछ उनको एक 15-16 साल का बच्चा जो है अगर वो अंडर एज ही है इस चीज़ में, अगर उसको कहता है जी मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा था, मैं तो बहुत अभी छोटा हूँ, मेरा ज़हन जो है अभी उतना डेवलप नहीं हुआ, ये बात मैं इस दौर में नहीं मान सकता। उनको शायद अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ही पता है वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इस केस में भी फेज 7 वाले भी ये इसके अंदर कहा जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था जो कही जा रही बात कि इनका कोई इस फैमिली से मसला हुआ था, उसने जाके गाड़ी अंदर मारी थी उनके। देखिए उसने अगर बॉल मार के आपका शीशा तोड़ दिया ना तो फिर आप उस पर क्रिमिनल केस ना बनाएं, ठीक है। वो एक मिस्टेक ऐसी है जो उसकी जो एज अप्रोप्रिएट है, उसने गाड़ी मार के बंदा मार दिया। सो आई थिंक एक तो अंडर एज ड्राइविंग, अगर इफ यू आर कॉट ड्राइविंग विद एंड यू आर माइनर, आई थिंक उसका कोई लॉन्ग टर्म कोई ऐसे आपके पे नहीं पेनल्टी होनी चाहिए। मगर अगर आप इफ यू एंड लेट्स से आपका एक्सीडेंट हो जाता है एंड यू आर अंडर एज ड्राइवर, हाँ उस मेरे ख्याल से उस सिनेरियो में देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो, देखिए वो तो जाहिर सीरियस पनिशमेंट। कानून कोई भी हो उसकी हदूद होती हैं। मतलब मैं एक बंदा वेपन के साथ पकड़ा गया है तो कोई और कानून है, और एक बंदा ने किसी को मार दिया तो उसका कानून और है। वो तो जाहिर है हदूद तो होंगी इसके अंदर भी, लेकिन अगर आप पीनलाइज नहीं करना शुरू करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हो, तो आप ये भूल जाएं कि कभी लोग बाज आएंगे। ये तो आपकी वो वाली बात हुई ना, लोग वैसे भी सर ये जवानी का एक बिल्कुल जवानी का एक इस शहर में और दीगर शहरों में ये एक राइट ऑफ पैसेज समझा जाता है कि जी अब मेरी अगर एक्सेलेरेटर तक पैर पहुंच गया और मेरा सर स्टीयरिंग से ऊपर जा गया तो अब मुझे गाड़ी चलाना तो मेरा फर्ज है। ये तो आप लोग बिल्कुल देखिए, there's a reason why this individual is a minor and cannot make his or her own legal decisions, ठीक है, because उसको ये माना जाता है कि before attaining that age 18 in our country at least, वो उसके पास वो लेट्स से वो यू नो वो इतना मेंटली डेवलप नहीं है या उसके पास वो नॉलेज नहीं है या वो उसके ही कैन नॉट बी अ रिलायबल पर्सन टू मेक डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ। अगर ये बच्चा अभी 17 साल का था जब ये वाकया हुआ और अगले साल वो ये करता तो फिर ठीक था। हैव द एज 18 है, अगर आप उसने क्या सीख लेना था? बिल्कुल नहीं, अगर देखें दिस इज अब ये तो कानून तो है, फिर आप इसको 17 करने की पिटीशन लगा लेना कि चलें जी इसको 18 से नीचे ले आए, बिकॉज आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी जो है मैच्योर हो रहे हैं। दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन आई स्टिल बिलीव इफ यू आर legally technically a minor then you can't, you know, आप पे इतना you're in control of your guardian। नहीं, लेकिन मसला फिर वो ये है, वो जुवेनाइल्स की अलग जेल होती है, ठीक है, आप वो पनिशमेंट उनको दिलवा दें, लेकिन आप उनको एक जिंदगी उनकी पूरी जिंदगी का जो पूरा ट्रैक है आगे जब करियर है। वैसे मेरा सवाल है कोई अगर जुवेनाइल हो और जुवेनाइल जेल में हो और उस जेल में रहते रहते वो 18 साल का हो जाए तो फिर उसको दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। हाँ होता है, प्रॉपर जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है मेरे ख्याल में।
आगे बढ़े आगे यस वो जो सिंध वाली खबर थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एक सेपरेट बड़ी अच्छी खबर है कि मस्जिदों में सेपरेट एरिया किया जाएगा स्पेसिफिक मुख्तस किया जाएगा ख्वातीन के फॉर लिए। वुमेन टू रेगुलर प्रेयर्स नॉट जस्ट ईद या रमज़ान के दौरान। बिल्कुल मगर अब 77 मसाजिद हैं जिनका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और वहाँ पर अलहदा से एरिया बनाया जा रहा है सिंध में, और मेरे ख्याल में तो ये बड़ी पॉजिटिव ख़बर है। और ये पॉजिटिव ख़बर इसी वजह से है कि जितना ज़्यादा ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें जितनी शमूलियत होगी ख़वातीन की, उतना ज़्यादा जो है एक तो इससे साबित होगा कि हम उनको मौका दे रहे हैं ज़िंदगी में आगे आने का, और दूसरी चीज़ ये कि जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उतने मैं आप कम से कम अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे ख़यालात ख़वातीन के बारे में बहुत तब्दील हुए हैं जब से मेरा उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ा है। जबरदस्त। तो नाउ यू ह्यूमनाइज देम। हाँ, मतलब वही वाली बात है, उनकी अच्छी बुरी सब तरह की चीजें मुझे ज्यादा पता लग रही हैं जब से मैंने मिलना शुरू हर किसी किया। की होती है अच्छी बुरी बिल्कुल। चीजें, जेंडर स्पेसिफिक ना करें अली। एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बात ये है कि कोई अच्छा बुरा है नहीं है, इससे रिगार्डलेस आपने को एग्जिस्ट करना है। जब को एग्जिस्ट करना है तो उसका तरीका ही बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर तो सिंध में इस किस्म की, सिंध वैसे भी इन मामलात में ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा है हमेशा से, और हर सूबे में इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हर बंदे के हकूक़ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, मसाजिद की हद तक हों या बाकी जगह में हो, तो बिल्कुल इसके अंदर कोई नो डाउट, बिल्कुल बड़ी अच्छी खबर है। काले तीतर के हकूक़ के बारे में क्या ख्याल? यार वो तो बहुत खबरें हैं इस मामले की, तो पूरा एक टॉपिक बनता चलेगा। लेकिन वो जी कहते हैं काले तीतर का शिकार जो है वो सिर्फ अब अलाउ किया जाएगा 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक। उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि जितने हमने तीतर मार छोड़े हैं वो एक इंडेंजर्ड स्पीशी तो अभी नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी डेटा है वो ये बता रहा है कि आप ये करते 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 तीतर की जो कम्युनिटी है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये हम वही उसी डिबेट पे आ गए तो शिकार वाली। अच्छा, उसके साथ साथ 2 और ख़बरें वो भी बताता हूँ। वो ये कि जी चील मारने पर 1000 रुपया इनाम मिलेगा। 1000 बड़े होते हैं 1000 किसी के लिए। भाई क्यों आप मतलब सिविलियंस को कह रहे हो कि मारो? अच्छा, आपके ख्याल में कोई 4-5 हज़ार रुपए तो होने चाहिए तकरीबन मेरा। अच्छा, वो इसलिए जी चील मारना कोई आसान काम नहीं है, पहली बात तो वो कहते हैं जी कि चील जो है वैसे भी इस किस्म का परिंदा है जो जरा डेंजरस है। पता नहीं चीलें कितने को वार कर रही हैं शहर के अंदर। बट व्हाट्स द रैशनल? रैशनल ये है कि लोग इसके इनका जो गोश्त है ना उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं बहुत ज्यादा। और उसमें होता पता अच्छा, तो क्या है? इसका मतलब है कि सब को मार दो। नहीं, सो वो होता क्या है कि एक तो आपके फ्लाइट ऑपरेशंस, दूसरा वैसे भी इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। लोग जो है ना ज़रा सुपरस्टिशियस भी हैं, सो वो इनके लिए इनका गोश्त छतों पे रखते हैं या इनके लिए गोश्त छतों पे रखते हैं। उसकी वजह से वो जो पूरा आपका इकोसिस्टम है ना वो हिल जाता है, क्योंकि आप किसी बहुत सारे परिंदे होते हैं, आप किसी एक की अफसाइश ज़्यादा शुरू कर दोगे तो उससे बाकी सब पे फ़र्क पड़ेगा। सो ये जो सारा प्रॉब्लम है, अगेन ये लोगों का माइंडसेट ठीक करने की ज़रूरत है, बजाय कि आप ये उनको चीलों को मारने से इकोसिस्टम नहीं थोड़ा सा नहीं। लेकिन अगेन आप वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नंबर 1 तो ये कि आपने फौरी तौर पे जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं मार के नहीं पहुंचना, क्योंकि सिटी, हाँ एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, एस्टिमेट कर रही हूँ ट्रैवल टाइम। सिटी के जो फाइनेंस ऑफिसर हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि बजट इसका बनाएं, इसका एक हेड बनाएं, उसके अंदर बजट मुख्तस करें। अभी वो हुआ नहीं, सो फिलहाल आप फौरन मार के पहुंच भी जाएंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ जो कही गई है वो ये है कि अगर आप ये समझें कि सेफ है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आप जो हवा में उड़ रही हैं उनको फायर मारने शुरू कर दें। अब यार ये कौन फैसला करेगा कि ये सेफ है नहीं है, मैं किस जगह पे खड़ा हूं? वही वाली आपको याद होगा एक जमाने में जो स्ट्रे डॉग्स का मसला उन्होंने कहा था उनकी दुम्बें काट के दे दो तो आपको पैसे मिलेंगे, वो भी हुआ। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ, ये काम जो है ये कुछ जगहों पे होता भी है। ज़ाहिर है मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ निजी कुछ, एक मेरा पॉइंट आ गया, निजी कुछ हैं क्लब्स हैं जहाँ पे चीलों की बहुत तादाद है। सो वहाँ पे वो साल में एक दफ़ा मेम्बरान को कहते हैं कि आप अपना असला लें और जितनी चीलें उड़ा सकते हैं आप उड़ाएं, और वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, चीलें गिर रही हैं। अच्छा, और फिर इनका ना डिस्पोजल का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, जो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको आपके ख्याल में वो किसी प्रॉपर तरीके से
बैग्स में या किसी चीज़ में डिकम्पोज करनी है सारी चीज़ें, क्या करते हैं? वो आम कूड़े में फेंकते हैं, वो उसके और मसाइल हैं। अच्छा, ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग मुझे लगा है कि प्रॉब्लम ये है कि चीलों का गोश्त बेचा जा रहा है, राइट? सो बेचा जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इकोसिस्टम खराब हो रहा है, क्योंकि आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि आप चीलों को एक लार्ज, देखें वो कुत्तों की दफा भी यही हुआ था ना, कुत्ते ज्यादा हो गए थे। तो बस जो वल्नरेबल चीज है उस पे मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो ज्यादा हो गई हैं चीलें, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो वो बाकी परिंदों का इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। मसला सिर्फ ये है कि अगर एक चीज हो गई है खराब, तो सरकार को चाहिए कि वो खुद मेजर्स ले और उसको फिक्स करे, इसकी टीम बनाए, जिस तरह भी उसको टैकल करना है करे। आप एक आम बंदे को किसी भी चीज के लिए लाइसेंस टू किल अगर दो, अच्छा मैं आपको इस तरह बताता हूँ आपको कि जैसे यूके में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे इस किस्म का एक परिंदा है जो पिजन की नस्ल से ही आगे एक परिंदा है, जो उनकी फसलों पे, कुछ ऐसी फसलें, कुछ यूके में एग्जैक्टली नाम भूल गया वो शहर कौन सा है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है और वो करते ही हैं कि जो फसल है उनकी उसको ख़राब करते हैं और वो तादाद में बहुत ज़्यादा है। सो उनको मारने के लिए वो कहते हैं जो लैंड ओनर खुद है अपनी फसल का, उसको गवर्नमेंट के पास जाता है, वो कहता है जी मेरे पास असला है, मैं इसका शिकार करके अपनी फसल की खातिर इसको कम करना चाहता हूँ, उसको इजाज़त मिल जाती है, फिर सिर्फ वो कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप सारे अपने नेबरों को, दोस्तों को, आओ यार हम शिकार करें मेरे फसल के अंदर। और उसकी वजह अगेन जो आप वजह पूछते हैं वो यही है कि अगर किसी और चीज़ को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि एक चीज़ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको कम करने की एक लॉजिकल रीज़न बनती है। हाँ, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लोगों क्यों कह रहे हैं। हाँ, दूसरा ये ऑब्वियसली डिबेट है कि आप नेचर सेल्फ करेक्ट कर जाए, लेकिन उतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। नहीं, मसला ये है कि जितने हम गुंजानाबाद जगह पे रहते हैं, मैं अगर अभी अपनी घर की छत पे चढ़ के फायर मारने शुरू कर दूं और वो नीचे आके मेरे मोहल्ले में लोग मार रहे हो, तो उस पे फिर अब सजा का तयन कैसे होगा कि मैं तो इट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, मैं तो चीले मार रहा था। सो ये खतरनाक है। लोगों को आप ऐसे रैंडम नहीं कहते कि जा मार लिया। बिल्कुल अगली खबर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, वो कतर से खबर मिली, बंदार है वो जी, जर्मन प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमर, अगर नाम गलत बोल रहा हूँ सॉरी। तो वो कतर का उनका कुछ दौरा था 3 घंटे का, और उन्होंने जाके कतर के अमीर बाकी लोगों से मिलना था। तो उनका जहाज़ बहुत एफिशिएंट चला, एयरबस था A350 आई थिंक, और वो आधा घंटा पहले पहुँच गया। तो वो जैसे होता है रेडी शेडी होके, वो जब जहाज़ खुला आगे कोई नहीं सी, कोई बंदा ही नहीं था, वो रेड कारपेट था, वो बैंड था, लेकिन जो कतर के जो शेख थे वो कहते हैं यार हमें तो जो टाइम दी हम तो उसी पे आएंगे। वो आधा घंटा धूप में खड़े रहे दरवाजे पे जहाज़ की, सीढ़ी से नीचे नहीं उतरे, फिर वो आए, फिर उनको रिसीव किया गया, फिर जो दीगर फॉर्मेलिटीज़ हैं की गई और फिर वो चले गए, लेकिन आधा घंटा उनको देखें वेट ज़रूर कराया उन्होंने। वो ठीक है, ये हमारे साथ ये ऐसा मसला कभी नहीं होता, कभी नहीं करेंगे, हम पहुंचते ही लेट, हम पहुंचते ही लेट हैं, कभी पहले पहुंचे ही नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा उनका स्टांस रहा है कि भाई जिस टाइम पे हमने आना है हम आएंगे। नहीं, आप कतर जा रहे हैं, वहाँ तो देखिए ये जर्मन का बहुत बड़ा मसला है, वो जिंदगी में देखें एफिशिएंसी जो है ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभार एफिशिएंसी से नुकसान हो जाता है। अब आप इससे अगर इस पॉइंट पे आ जाए, जर्मन खुद तो नहीं ना जहाज, मतलब अपने टाइम पे तो नहीं ना, वो बस ठीक है जल्दी हो गया तो हो गया, नहीं वो उसने कहा होगा कि मैं आधा घंटा पहले, क्योंकि जर्मन ऐसे है। और देखिए ये आपको मैं बताता हूँ खास तौर पे पंजाबी लाहौरी की बात, कि अगर तो किसी ने कहा ना जी कि आपने 3:15 पहुँचना है, तो 2 कैटेगरी ऑफ लोग हैं, एक बंदा है जो 3:15 पहुंच जाएगा और एक बंदा है जो 3:15 घर से निकलेगा। हाँ। उसके बीच में कोई और गुंजाइश नहीं है कि यार 15 मिनट तो 15 मिनट तो मेरा, मैं 5 मिनट में पहुंच सकता हूं। 15 मिनट मेरा बर्थ राइट है कि 15 मिनट लेट होना जो है, मुझे कहा गया है कि 15 मिनट तो है तुम्हारे पास। लेकिन आप समझिए कि अगला जो बंदा है, आप उसके टाइम पे जा रहे हो, आपने उससे मिलना है, उसने आपको टाइम दिया है, उसके पास शायद ना हो 15 मिनट। इसमें तीसरी कैटेगरी ऐड कर लें। हाँ जी, तीसरी कैटेगरी है जो बरमूदा ट्रायंगल पे गायब हो जाती है, केवलरी के पुल में हो, वो कभी नहीं आया जो केवलरी के पुल पे था ना। ये बात बहुत जरूरी है कि मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, खासतौर पे जैसे जैसे मेरी उम्र गुजर रही है, कि मेरे पास वक्त अब कम है, और अब मैं कैसी बातें कर जाती। अब मुझे जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है जब कोई लेट होता है। तो अब मैं फाइनली ये जो है ना करना शुरू करने लगा हूँ कि मैं कैंसिल करना शुरू कर दूं कि आप लेट हो गए हैं, अब सॉरी आज। अच्छा, तो इससे लाहौरी तो वाकई में इस बात में इससे पहले बहुत बदनाम है। एक और चीज कर लें, अगर आपने किसी को टाइम देना है ना 3:15 आप फ्री हैं,
आप उनको टाइम ही दें 3 बजे का। वो उनको पता होता है। आप समझ रहे हैं कि वो ये उसको पहली दफा, वो उसको पहली या दूसरी दफा जब समझ आ जाएगी ना ये बंदा टाइम से, या तो वो कहेगा यार आपने जल्दी क्यों बुला लेते हैं, एंड में जाके शायद वो बंदा ठीक हो जाए। ये भी मेरा मसला ये है कि जब एक रिहेबिलिटेशन है। इंसान को रेगुलरली मिलना है तो उसको पहले 3 दफा ना डिफरेंट टाइम स्लॉट्स दें, देखें वो कैसा बिहेव करता है। अगर फिर आपको पता लग जाएगा कि आप ये रिसर्च करें ना थोड़ी सी कि हर बंदे के मुताबिक कि ये आधा घंटा हमेशा लेट होता है, उसको आधा घंटा पहले का टाइम देना है, या ये 15 मिनट लेट होता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये बल्कि मेरा तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ पे हो रहा है, और वो नई जनरेशन के साथ ख़ास तौर पे, आपने उनसे कोई काम करवाना है, आपने उनको उसके पैसे देने हैं। नंबर 1, टाइम पे नहीं आएंगे। नंबर 2, कोई तैयारी करके आते ही नहीं। वो आते, ये सारों का जो कॉन्फिडेंस है ना कि वो आगे कर लेंगे। ओ यार तुम्हें गाना भेजा था, कुछ 4 दफा सुन लेते, उसको प्रैक्टिस कर लेते, गाड़ी में ही सुनते सुनते, नहीं वो आगे कर, ओ, तुम इतने बड़े, तुम रहते नहीं लता मंगेशकर। बहुत ही कोई अजीब अच्छा, लेकिन सर लौट आई है इस पे। ये बात जो है वो एक और चीज भी होती है, ये चीज इवेंचुअली फिजल आउट हो जानी चाहिए थी इतनी जनरेशंस में। मुझे तो लगता है कि ये काम बड़ी देर से चल रहा है और निज़ाम बन गया जी कि वो भी ऐसे करते थे, 15 मिनट का वो भी लेते थे लेवरेज, हम भी लेंगे। अब ये ना हो ये 15 से 20 मिनट हो जाए, उससे 1 घंटा हो जाए, उसके बाद लोग एक दूसरे को मिलना ही छोड़ दें कि हमने करना ही नहीं। ये बात सच है, और काफी जो मतलब लेट्स से कराची के काफी लोग जो काम करते हैं लाहौर में, वो ऐसे नहीं है। वो एग्जैक्टली उनका भी यही स्टांस है कि मतलब कोई वर्क एथिक है ही नहीं, कोई प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। अगर एक टाइम बोल दिया कि जी इस टाइम पे मिलना है या इस टाइम पे मीटिंग रखनी है, तो इतना रिलैक्स्ड एटीट्यूड, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी तकरीबन हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अगर किसी से गाना गवाना है तो आप उसकी आवाज़ में AI से प्रोड्यूस करवा लोगे वो ट्यून, आहिस्ता आहिस्ता वो अवतार्स बन जाएंगे सबके। अगर आपने किसी से एक्टिंग भी करवानी है, फर्स्ट पाकिस्तानी AI मॉडल देखी है, उसको आप फोन करेंगे कि यार वो इतने पैसों की आपकी डील डन हो गई है, अपना एवतार जो है मुझे ईमेल कर दो, आपने वही करवा लिया। ये जो आप जिस जगह पे लेके जा रहे हैं ना कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलना छोड़ देंगे, और लोग काश मेरी जिंदगी में जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं बहुत आदम बेजार हो गया। ये आ गया सर टाइम, वो मिलना क्या, उसको रिप्लेस हो गया। वो कहते हैं यार कि आपने हर चीज जो है वो दफ्तर आके क्यों करनी है, मेरी फोन पे कर लें बात, या बहुत एक दूसरे को देखने का दिल कर रहा है तो जूम पे कर लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। बाय द वे, आप कोई भी दुनिया में चीज जो है वो अच्छी तरह नहीं कर सकते जब तक किसी का आपका आमना सामना ना हो। सर वो लेकिन ये बात सच है कि एक स्टडी भी हुई थी, ये बात सच है कि हर इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसका जो लेट्स से मतलब होता है ना कि एक टाइम आता है कि जब आप प्रोडक्टिविटी आवर होता है कि वो सुबह 9 बजे का विंडो है कि 12 बजे का विंडो है, हर किसी का डिफरेंट होता है। जिस वाई बाहर के मुल्कों में स्कूल के आवर्स भी शिफ्ट कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी के आवर्स शिफ्ट कर दिए गए हैं, इतना सुबह नहीं रखते। और उसी तरह मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ADHD होता है, वो लोग नहीं टाइम पे पहुंचते बिकॉज दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो दीज आर जस्ट यू गाइस टेक मेंटल हेल्थ सच एज अ जोक। मैं तो भाई ये आपको जिसने फिट किया ना ADHD टाइम ब्लाइंडनेस है ना कि मैं टाइम पे नहीं आ सकता क्योंकि मैं सुबह ब्लाइंड हो जाता हूं, मेरा हैंडीकैप है, और आप इसका ख्याल करें। वेरी इनसेंसिटिव। एक होता है कि जी आप लेजी हैं, और एक होता है कि यू एक्चुअली जेन्युइनली गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये डिसाइड कौन करेगा? अगर तो किसी मेडिकल ने किया, आई कैन नॉट टेक एनीवन के वो जी मैं वो कह रहे तो मैं मान लूं भाई, फिर तुम अपने खर्चे पे जो मर्जी करो। सर इसका यही वजह है, यही वजह है। इसका बड़ा आसान तरीका है, आपका जो भी डॉक्टर है जिसने आपको डायग्नोस कर दिया, आप उससे नुस्खा रखवाएं, उसको माइक्रो करवाएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, उसको लैमिनेट करवाएं और बटवे में रख लें, ताकि आप जहां लेट पहुंचे ना आप उसको ये दिखाएं जी मेरा ये डायग्नोसिस है, मुझे ADHD है, इसलिए मुझे आप कुछ ना कहें, फिर ठीक है। इससे बहुत ज्यादा जरूरी एक और चीज है कि जब भी आपको कोई नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए भी इंगेज करे, आप उसको अपफ्रंट बताएं कि जी होता है काफी, ये मेरे साथ मसला है, अब आप मुझे रखना चाहते हैं तो रख लें। काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपसे एक्चुअली ये पूछती हैं बिल्कुल, तो लेकिन ये जो फ्रॉडिये हैं ना ये बताते नहीं है। ये बता दें। जब आप लोग रूल स्ट्रिक्ट कर देते हैं ना कि भाई इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं आई डोंट केयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, और ये खास तौर पे औरतों के लिए ज्यादा इशू होता है बिकॉज यू नो वुमेन वर्किंग मदर्स, दे हैव देयर ओन टाइमिंग का इशू, they're stressed out about their children at home,
सो ये चीजें आपको मतलब ह्यूमनाइज करे अपने एम्प्लॉई को। आप ये नहीं कर सकते कि जी ये ऑर्डर है और इसको फॉलो करें। देखिए मुख्तलिफ किस्म की काम की नौयत होती है ना, मतलब आप सोचें आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में हैं तो आप ये नहीं कर सकते ना, उसमें तो आपको टाइम की पाबंदी करनी है। पिछले वाली की शिफ्ट खत्म हो गई, आपकी शिफ्ट शुरू। वो एक नहीं, अगेन मेरा मसला सिर्फ यही है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल होगा, दुनिया में हर तरह का प्रॉब्लम होता होगा, ये है आपके साथ। आप अपने एम्प्लॉयर को पहले इन्फॉर्म करें। बिल्कुल। अगर आप नहीं कर रहे आप फ्रॉडी हैं। और एम्प्लॉयर आगे से हंसे ना, और यहाँ पे हम लोग नहीं हंसे ना, सही उसकी मर्जी। आप उसके बाद उसको एंगेज नहीं करें। लास्ट बात, जो ये टाइम फ्लूइड रखते हैं ना कंपनीज जो हैं, उनके पीछे को 8-10 बिलियन डॉलर पड़ा होता है, तो वो कहते हैं जब आने आ जाओ। हमारा एयर टाइम खत्म हो गया गाइस, विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम इंशाल्लाह टुमारो एट द सेम टाइम विल बी हियर एट बोलो जनाब। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।